तो दोस्तों एक बार फिर से आपका स्वागत है देश और दुनिया की ताज़ा अपडेट में। तो आइए बात करते हैं आज दिन भर और शाम तक की तमाम बड़ी खबरों के बारे में। आपको बताएंगे सभी खबरें एक एक करके एकदम विस्तार से, लेकिन उससे पहले आप किस राज्य शहर से न्यूज को देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में अभी बताएं। साथ ही सभी खबरों से अपडेट रहने के लिए वीडियो को लाइक जरूर कर दें और खबरों को एकदम आखिर तक जरूर देखें। दोस्तों आज का लाइक टारगेट है 1000, आशा करते हैं आप इसे पूरा जरूर करेंगे। तो चलिए फिर फटाफट से लाइक करते हुए जान लेते हैं दिन भर की 25 बड़ी खबरों को। यूक्रेन और रूस के बीच जारी युद्ध को 19 दिन हो गए हैं। अमेरिकी मीडिया ने दावा किया है कि यूक्रेन में हमले तेज करने के लिए रूस अब चीन की मदद मांग रहा है। यूक्रेन में रूस अपनी काफी ताकत झोंक दी है। कई चरणों की बातचीत के बावजूद कोई हल नहीं निकल सकता है। ऐसे में युद्ध लंबा भी चल सकता है। हथियारों की कमी की वजह से अब रूस चीन से मदद मांग रहा है। रिपोर्ट में कहा गया है कि अमेरिका को अच्छी तरह पता है कि चीन से कौन से रक्षा उपकरण खरीदने की रूस और ज्यादा मजबूत होगा। हालांकि चीन में वे रक्षा उपकरण अभी उपलब्ध नहीं है। रूस में रक्षा उपकरणों की संख्या में कमी आ गई है। ऐसे में उसे चीन पर निर्भर होना पड़ रहा है। 5 राज्यों में कांग्रेस की चुनावी हार के बाद पार्टी के सीनियर नेता मल्लिकार्जुन खड़गे गांधी परिवार के बचाव में उतरे हैं। खड़गे ने कहा है कि हम सभी ने सोनिया गांधी से कहा है कि 5 राज्यों में हार के लिए वो अकेली जिम्मेदार नहीं है। राज्य का हर नेता और सांसद जिम्मेदार है, गांधी परिवार नहीं। हमने उन पर फिर से भरोसा जताया। इस्तीफे की पेशकश का सवाल ही नहीं उठता है। कांग्रेस नेता ने कहा है कि CWC की बैठक में पार्टी को मजबूत करने की रणनीति पर चर्चा हुई है। उन्होंने कहा है कि हम बीजेपी और उसकी विचारधारा से लड़ेंगे, अपनी विचारधारा को आगे बढ़ाएंगे। हम उम्मीद करते हैं कि अगले चुनाव में हम पहले से काफी बेहतर प्रदर्शन करेंगे। यूपी चुनाव 2022 के प्रचार अभियान के दौरान जो चेहरे सबसे ज्यादा चर्चित रहे उनमें से एक है अपर्णा यादव। इन चुनाव के पहले सपा छोड़ भाजपा में शामिल हुई पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव की इस छोटी बहू ने चुनाव नतीजे सामने आने के बाद बीजेपी की प्रचंड जीत पर खुशी जताते हुए कहा है कि मैंने जिनका प्रचार किया वे सारे उम्मीदवार जीते हैं। जनाधार पर सवाल उठाने वालों को जवाब मिल गया है। और अपर्णा ने कहा है कि जनता जनार्दन होती है। सनातन धर्म में जनार्दन विष्णु भगवान को कहा जाता है, तो विष्णु भगवान ने जवाब दे दिया है और जवाब बहुत करारा है। अपर्णा ने कहा है कि आज एक बहुत अच्छा डायलॉग याद आ रहा है कि आसमां में थूकने वालों को पता होना चाहिए कि पलटकर थूक उसके मुंह पर आती है। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की हार पर अशोक गहलोत ने टिप्पणी की है। साथ ही अशोक गहलोत ने मायावती पर भी निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि 90 के दशक में बसपा के साथ गठबंधन कांग्रेस की सबसे बड़ी भूल थी। गहलोत ने उत्तर प्रदेश में भाजपा की जीत के लिए बसपा को दोषी ठहराया है। गौरतलब है कि 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को मुंह की खानी पड़ी थी। गहलोत दिल्ली में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में हिस्सा लेने पहुंचे थे। गहलोत ने कहा कि प्रियंका गांधी ने कम से कम देश को यह संदेश तो दिया कि लड़ाई लड़ी जा सकती है। चुनाव में हार और जीत एक अलग मसला है। ओडिशा में जिला परिषद की करीब 90% सीटों पर मुख्यमंत्री नवीन पटनायक के नेतृत्व वाले सत्तारूढ़ बीजेपी ने जीत दर्ज कर ली है। जी हां, आपको बता दें कि यूपी में जलवा बिखेरने वाली बीजेपी का ओडिशा में बुरा हाल हो गया। बीजेडी ने रचा इतिहास, जिला परिषद चुनाव में मारी बाजी। इस जीत के बाद बीजेपी ने रविवार को राज्य के सभी 30 जिलों में परिषदों का गठन करके इतिहास रच दिया। सत्तारूढ़ दल के अनुसार जिला परिषद अध्यक्ष में 70% महिलाएं हैं। वो 30 में से 21 जिलों में जिला परिषद का नेतृत्व कर रही है। मयूरभंज, गंजाम, क्योंझर, सुंदरगढ़, बेलागीर और संबलपुर जैसे बड़े जिलों में महिला जैसे परिषद अध्यक्ष हैं। बीजेपी उपाध्यक्ष देवी प्रसाद मिश्रा ने कहा है कि ओडिशा के इतिहास में पहली बार और संभवतः पूरे देश में पहली बार किसी एक दल ने राज्य के सभी जिलों में जिला परिषद का गठन किया है। 30 जिलों में से 15 में अब 40 वर्ष से कम आयु के जिला परिषद अध्यक्ष रह चुके हैं। इस बीच बीजेपी ने कहा है कि उसके सदस्य राज्य के 314 प्रखंडों में से 278 में पंचायत समिति अध्यक्ष के रूप में चुने गए हैं। इस पद के लिए शुक्रवार को चुनाव हुए थे। भाजपा ने 21 प्रखंडों में जीत हासिल की है, जबकि कांग्रेस ने 13 और माकपा ने 3 ब्लॉक में जीत दर्ज की है। कुल मिलाकर बीजेपी ने पंचायत समिति के अध्यक्ष पदों में 88.5% पर जीत हासिल की है। वित्त वर्ष 2021 से 22 समाप्त होने वाला है। आयकर से जुड़े कार्य निपटाने की भी आखिरी तारीख भी नजदीक है। वहीं आयकर विभाग ने अपनी आय कम करके बताने वाले लोगों की पहचान के लिए बिल्कुल नया तरीका अपनाया है। आयकर अधिकारी विभाग के नए इनसाइट पोर्टल पर डाटा की एल्गोरिथमिक स्कैनिंग यानी कि ऐसे नाम ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं जिन्होंने इस साल या पिछले कुछ सालों तक आयकर को लेकर गड़बड़ी की है। 2021 से 22 में नए नियम लागू होने के बाद से मशीन जो भी नाम बताएगी, आयकर विभाग के अधिकारी तय नियमों के आधार पर उस व्यक्ति के पिछले किसी भी टैक्स के मूल्यांकन का विवरण मांग सकती है।
सीबीएसई बोर्ड के 12वीं क्लास के टर्म 1 के नतीजे आज यानी 14 मार्च को जारी हो सकते हैं। 10वीं क्लास के नतीजे शनिवार को जारी किए जा चुके हैं। मीडिया रिपोर्ट में ये भी कहा जा रहा है कि टर्म 1 के 12वीं क्लास के नतीजे ऑफलाइन जारी किए जा सकते हैं। ऐसे में स्टूडेंट को अपने स्कूल से मार्कशीट लेनी होगी। बता दें कि सीबीएसई बोर्ड की 10वीं और 12वीं क्लास की टर्म 1 परीक्षा नवंबर-दिसंबर 2021 में हुई थी। इस परीक्षा में 36 लाख से ज्यादा स्टूडेंट शामिल हुए थे। ऐसे में स्टूडेंट काफी समय से रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि कुछ ही समय बाद टर्म 2 के एग्जाम होने वाले हैं। स्टूडेंट का फाइनल रिजल्ट टर्म 1 और टर्म 2 की परीक्षा के बाद आएगा। टर्म 2 की परीक्षा में डिस्क्रिप्टिव और सब्जेक्टिव सवालों के जवाब देने होंगे। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या जिस रफ्तार से घट रही है, उससे लग रहा है कि कुछ ही दिनों में देश से कोरोना महामारी की समाप्ति हो जाएगी। इसके अलावा मृतकों की संख्या में भारी कमी आ गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी सोमवार के आंकड़े के अनुसार बीते 24 घंटे में कोरोना के केवल 2503 मामले सामने आए हैं। इस दौरान 27 लोगों की मौत भी हो गई है। सबसे बड़ी राहत की बात यह है कि देश में अब केवल 36,000 सक्रिय मामले ही बचे हैं। सक्रिय मामलों में भारी कमी का मतलब है कि कोरोना संक्रमित मरीज तेजी से स्वस्थ हो रहे हैं। पीएम किसान योजना का लाभ लेने वाले किसानों के लिए बेहद जरूरी खबर है। उन्हें योजना की 11वीं किस्त का लाभ उठाने के लिए महत्वपूर्ण काम करना होगा, तभी 2000 रुपये की किसान सम्मान निधि मिलेगी। दरअसल 11वीं किस्त का लाभ ई-केवाईसी पूरा करने पर ही मिलेगा। पीएम किसान पोर्टल पर ई-केवाईसी शुरू हो गई है। अगर आप अगली किस्त बिना किसी रुकावट के पाना चाहते हैं तो 31 मार्च तक इसे जरूर कर लें। सोने और चांदी के दामों में बीते दिनों से जारी तेजी पर सप्ताह के पहले कारोबारी दिन सोमवार को ब्रेक लग गया और दोनों कीमती धातु के दाम बुरी तरह टूट गए। बीते दिनों 55,000 के स्तर तक उछाल भरने के बाद आज सोना एक बार फिर टूटकर 52,000 रुपये तक स्तर तक आ गया है। वहीं चांदी भी फिसलकर 70,000 के स्तर पर आ गई है। आज सोने की कीमत 0.25% फिसलकर 52,748 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया है। कच्चे तेल की कीमत में आई कमी का असर कीमती धातुओं के दाम पर भी देखने को मिल रहा है। इसके चलते जहां एक और सोने का दाम टूटा है तो दूसरी ओर चांदी की कीमत भी टूट गई है। गर्मी का एहसास ही नहीं, तापमान भी लगातार बढ़ रहा है। इसका असर सोमवार भी देखा गया है। दिन चढ़ने के साथ गर्मी में तेजी से इजाफा होने के आसार हैं। इस दौरान गर्मी के चलते पसीना भी आए तो कुछ देर हद तक स्वाभाविक ही होगी। वहीं भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक सोमवार सुबह से ही आसमान साफ है और दिन भर तेज धूप रहेगी। इस दौरान अधिकतम एवं न्यूनतम तापमान क्रमशः 33 एवं 16 डिग्री रह सकता है। मौसम विभाग के मुताबिक पूरे सप्ताह मौसम में कोई उल्लेखनीय बदलाव नहीं आने वाला है। गर्मी में इजाफा के साथ सप्ताह के अंत तक यानी शनिवार तक दिल्ली और एनसीआर में न्यूनतम तापमान 18 डिग्री पार कर जाएगा तो अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस के साथ हो सकता है। भारतीय तेल कंपनियों ने प्रतिदिन की तरह 14 मार्च के लिए पेट्रोल और डीजल की कीमतें अपडेट कर दी हैं। आज भी कीमतों में किसी तरह का बदलाव नहीं किया गया है। करीब 4 महीने से तेल कंपनियों ने पेट्रोल डीजल की कीमतें स्थिर रखी है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में इजाफा होने के बाद भी राष्ट्रीय स्तर पर वाहन ईंधन, पेट्रोल और डीजल के दाम लगातार स्थित है। इसी के साथ दोस्तों आज के ताजा और बड़ी खबरों में अब तक के लिए इतना ही। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें। ऐसे ही ताजा अपडेट के लिए सब्सक्राइब कर बगल में घंटी के निशान को जरूर दबा लें। खबरों को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।